नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी खोइचा। प्रेमा श्रीवास्तव जी प्रवासी कथा लेखिका हैं। वे अमेरिका में प्रवास करती हैं। पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे एक सशक्त और समर्थ कथा लेखिका हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, जो समय समय पर मैं आप लोगों को सुनाती रही हूँ, और आप लोगों का भरपूर स्नेह और प्यार उन कहानियों को मिला है। अभी हाल में स्पर्श प्रकाशन ने उनकी नई कहानियों के संकलन को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है, जिसका नाम है 1.5 बूंद पानी। इस खुशी के अवसर पर मैं लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव को अपनी ओर से तथा अपने श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। उनकी लेखनी निरंतर चलती रहे और हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करती रहे। उनकी दोनों पुस्तकें किरिच और 1.5 बूंद पानी amazon.in पर भी उपलब्ध हैं, जिसे ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगाया जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं उनकी लिखी हुई कहानी खोइचा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। एक सप्ताह से रोज इसी समय उसके मोबाइल की रिंग बजने लगती थी। हर बार एक ही नंबर से फ़ोन आता था, पर अनजाना। इला बार बार लाल बटन दबाकर काट देती थी। कोई नया नंबर देख इला कभी फ़ोन उठाती ही नहीं थी। इतना मत झल्लाओ इला, हो सकता है किसी परिचित का फ़ोन हो, एक बार उठा तो लो, रोज़ी ने कहा। अच्छा, इस बार आने दो, उठा लूँगी, अब खुश? कहती हुई इला अपने कमरे की तरफ चल दी। हाथ मुंह धो ताजी हो वापस हॉल में आ पहुंची। दोनों लड़कियां बर्कले यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक ही कमरे में साथ रहती थीं। इला दोहरे बदन की युवती थी। नाक नक्श साधारण होते हुए भी भोले सौम्य मुखड़े में अद्भुत लावण्य था। उस पर बोली की मिठास उसके व्यक्तित्व की खासियत थी। इसलिए सहेलियां कहती, तुम्हारी मम्मी ने जितना मीठा खाया सब तुम्हारी बोली और कंठ में समा गया। इला सुनकर झेंप जाती। 3 साल पहले इला को कैलिफोर्निया के बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। तभी से रोज़ी उसकी घनिष्ठ मित्र थी। रोज़ी का जन्म तो अमेरिका में हुआ था, किंतु उसकी माँ आराधना भारतीय मूल की थी। रोज़ी के पिता डेविड एक अमेरिकन पिता और भारतीय मूल की महिला के इकलौते सुदर्शन, बुद्धिमान, सुसंस्कृत पुत्र थे। अमेरिकन होते हुए भी रोज़ी के मन में भारत के प्रति स्वाभाविक लगाव था। मन में एक उत्कंठा थी वहाँ के लोगों के विषय में जानने की, समझने की, परंतु कभी अवसर मिला ही नहीं था। उसकी माँ 25 वर्षों से भारत कभी गई ही नहीं थी। इला को रोज़ी ने ही कभी यह बताया था। रोज़ी का रंग रूप अपनी माँ की हूबहू परछाई थी। छरहरा बदन, धूमिल गौर वर्ण, चंद्राकार गोल चेहरा, सीधी नाक, अनारदाने सी दंत पंक्ति और गुलाब की पंखुड़ी से गुलाबी अधर, किसी को भी सहजता से अपनी ओर खींचने की मोहकता। सेंट फ्रांसिस के एयरपोर्ट पर पहली मुलाकात में ही इला और रोज़ी एक दूसरे पर मोहित हो गई थी, तो आज तक आंतरिक भावना से बंधी हुई हैं। रोज़ी अपनी माँ के देश से अनजान थी, किंतु दिल के किसी कोने में अपनी माँ के देश, घर, रिश्ते की जानकारी लेने की इच्छुक थी। रोज़ी के स्वभाव में भारतीयता की झलक थी। संभवतः मम्मी के कारण उसे हिंदी भाषा समझने में कठिनाई नहीं होती थी। बोलने में अवश्य अब तक पूरी तरह दक्ष नहीं हो पाई थी। टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करती तो इला हंसकर गर्व से कह देती, इसी तरह तो हर भाषा सीखी जाती है। हिंदी भाषा में दिल में निहित मिठास है जो और कहीं नहीं दिखती। इला का मोबाइल जब पुनः बज उठा तो उसने सहमते हुए उठा लिया। दूसरी ओर से उपालंब भरी मीठी स्निग्ध खनकती आवाज़ सुन इला ऐसे चहक उठी जैसे छोटी सी बच्ची जिसे खोया हुआ मनचाहा खिलौना अचानक मिल गया हो। अच्छा, तो ये तुम थी अमृता? तुम्हारा पुराना मोबाइल नंबर तो बंद आता रहा अब तक। तुमसे संपर्क ही ना हो सका था। ना कोई खबर, ना कोई अता पता। मैं कोई भी अनजाना फ़ोन नंबर उठाती नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारा कॉल नहीं ले रही थी। एक सांस में इला बोल गई। अमृता ने जब ये बताया कि वो परिणय बंधन में बंधने जा रही है और इस अवसर पर इला को निश्चित रूप से आना ही है, तब इला ने अपनी उपस्थिति का पक्का वादा तो किया ही, साथ में उसने रोज़ी को भी लेकर आने की
अपनी चाहत की घोषणा कर डाली। अमृता, मेरी प्रिय सहेली रोजी को भी साथ लाऊंगी। भारत देखने की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और भारत की विवाह प्रथा में भी शामिल हो जाएगी। रोजी को तो जैसे बिन मांगे मन की मुराद मिल गई, अपनी माँ के देश में जाने का अवसर। आईने में रोजी खुद की छाया देखती तो वहाँ उसे वो रंगीन वस्त्र से सजी मिलती जिसे देख को शर्मा जाती थी। इला के कमरे में आते ही रोजी ने हाथ पीछे कर उस हल्के गुलाबी दुपट्टे को छिपा लिया था, जिसे इला ने देख कर भी अनजान बनकर कहा, रोजी चलो हम दोनों अमृता के यहाँ उत्सव पर भारतीय ड्रेस पहने, वैसे भी सजने का अवसर कम ही मिलता है। आराधना ने ड्रेस पसंद किया था रंग रूप के अनुसार। रोजी ट्रायल रूम से निकली तो आराधना को उसकी बेटी स्वर्गलोक की अप्सरा लगी। डेविड खुश था कि बेटी उस जगह जा रही थी जहां उसे आराधना सा हीरा मिला था। शेरवानी पहनने का शौक पूरा ही ना हो सका था। मोबाइल पर रोजी का संदेश मिला था, लैंडेड सेफली। रोजी की खुशी असीम थी क्योंकि भारत के भूखंड पर उसका प्रथम अनुभव था। भारत का प्राचीनतम शहर है ये काशी यानी वाराणसी। रोजी, लोग कहते हैं बनारस शिव जी के त्रिशूल पर बसी नगरी है, इला बताती जा रही थी। एयरपोर्ट से सिगरा चौराहा दूर था। टैक्सी वाला बातूनी था तो रास्ता आसानी से कटा और टैक्सी अमृता की कोठी के मुख्य द्वार पर रुक गई। बेसब्र हो अमृता दौड़ती हुई आई, दोनों को आगोश में भरकर अंदर ले गई। अमृता का अपनापन भरा सत्कार देखकर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही है। जानती हो कितनी मुश्किल से पता मिला था तुम्हारा, इला। फिर रोजी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग नहीं आती तो सब कुछ फीका सा हो जाता। फिर रोजी को गले लगाकर प्यार से उसे कमरे तक ले गई। वाराणसी शहर भारत भूखंड का लगभग केंद्रीय हिस्सा था, जहां इला अपनी बाल्यावस्था की मित्र अमृता के परिणय उत्सव में अमेरिकन मित्र रोजी के संग आई थी। रोजी ने इला को एक दिन बताया था कि उसने केवल अपने इतिहास की कक्षा में भारत की थोड़ी महिमा जानी थी और फिर अपनी भारतीय माँ की आंखों में अपनी जन्मभूमि छूटने की अकथ्य वेदना की छाया देखी थी। इला ने पूछा, जब 30 वर्ष से आराधना आंटी सुखी समृद्धि के साथ जीवन गुजार रही हैं तो फिर व्यथा किस लिए रोजी? ये समझ नहीं आता। रोजी ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, मेरा अनुमान है कि जन्मदाता जनक जननी के आजीवन रूठे रहना उनकी व्यथा का कारण है। ये अपराध भाव उनका कोमल मन कैसे सह रहा होगा इला, हम तुम कैसे समझ सकते हैं। कई बार उन लोगों की फोटो को देखकर भीगे नयन पोंछते देखा है उन्हें। रोजी के पिता डेविड शोध के सिलसिले में भारत आए थे। शोध का विषय था भारतीय संस्कृति और परंपरा। रोजी के नाना जी उन दोनों यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। रोजी की माँ आराधना से उनका संपर्क वहीं पर हुआ था। आराधना के रूप लावण्य, प्रतिभा और सौम्यता उन्हें अपने देश में रहने वाली महिलाओं से अलग लगी। आजीवन दाम्पत्य को निभाने की कला मेरी माँ आराधना में दिखी थी। बदलते सामयिक विचार और भावनाओं का स्तर समान था, अतः विरोध के बाद भी कोर्ट मैरिज कर एक साथ अमेरिका चले गए थे। डेविड रोजी की मां आराधना के रूप में भारतीय संस्कृति को ही जैसे साथ ले गए थे। आराधना को उसके अक्षम्य अपराध की मूक अशेष अवधि की क्रूर सजा दी गई थी। परिणाम स्वरूप वो जड़ समेत रोजी के पापा के आंगन में रोप दी गई थी। मायके का दरवाजा बंद था सदा के लिए। डेविड का अनंत प्रेम सिक्त वरद हस्त उसे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देता था, बल्कि हौसला बढ़ा देता था। पहली लंबी उड़ान के समय रोजी माँ की जन्मभूमि के विषय में सोचती और रोमांचित होती। अमृता के मिलनसार व्यवहार और सभी बड़ों का प्यार देख रोजी सुखद महसूस कर रही थी। अद्भुत अपनापन कहीं पहले नहीं देखा था। अमृता की माँ, पापा तथा अन्य नातेदारों के व्यवहार से कुछ समय में ही वे दोनों भी उस परिवार का ही हिस्सा बन गईं। इला और अमृता के बीच वो घुल मिल गई। रोजी को इस जगह की एक खासियत भा गई थी। अमृता से पहली बार मिली थी, ये उसे महसूस ही नहीं हुआ। अमृता का घर 2 मंजिला था, जिसकी सजावट विशिष्ट कलाकारी का परिचय दे रही थी। घर के आसपास के पेड़ पत्तों की चमकती जगमगाहट देखकर लगता था असंख्य जुगनू कहीं से आकर विश्राम कर रहे हैं। दूसरे दिन इला ने रोजी को भारत का सबसे प्राचीन शहर घुमाया। सबसे पहले संकट मोचन, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर वे टैक्सी कर सारनाथ ले गई। लौटते समय कुछ खरीदारी की और फिर गंगा आरती का मनोरम दृश्य देख घर वापसी।
अमृता ने इला से कहा, इतने कम समय के लिए आई हो और खासकर रोजी को यहाँ के मौसम की आदत नहीं है, अब घर में ही रहो। अमृता की माँ ने समझाया, तबीयत ठीक रखना है ना, ज़्यादा बाहर मत जाओ। परिणयोत्सव का दिन था वो, जब स्वजन परिजन सब एक भव्य शानदार मैरिज हॉल में उपस्थित थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सामने से लाल जोड़े में सजी अमृता को आते देख रोजी को ऐसा लगा जैसे साक्षात सिंड्रेला मौजूद है उसकी आंखों के सामने। पहली बार रोजी भारतीय परंपरा का परिणय संस्कार जो देख रही थी, वो घर की अन्य युवतियों के रंग में रंगी विभोर दिख रही थी। लहंगे चोली में सजी रोली, इला सब नवीन रूप में एक दूसरे को देख खुद ही मंत्रमुग्ध हुई जा रही थी। रोजी ने भारतीय रस्म मटकोड़, हल्दी, जयमाल के रिवाज में बड़ी शिद्दत से हिस्सा लिया, जो घर के आंगन में संपन्न हुआ। इला रोजी को जब अमृता के दादाजी के पास बैठा देती तो वो रस्मों की महत्ता और उसके प्रतीकात्मक अर्थ की व्याख्या कर उसे थोड़ा बहुत समझा देते थे। जो भी वो पूछती, दादाजी उसके संदेह का निवारण कर देते थे। रोजी उत्सुक हो पूछती, दादाजी जयमाल क्यों होता है? अमृता के दादाजी रोजी की शंका दूर करते हुए बताते, एक दूसरे को समान रूप से आदर, किंतु दोनों का थोड़ा झुकना जीवन और घर की सुख शांति के लिए जरूरी है। अर्थात सुगंधित हार को गले में स्वीकार करने का अर्थ है समर्पण की स्वीकृति। प्रेम में जीवन का प्रतीक है जयमाल की रस्म। सप्तवेदी पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपनाने और आजीवन साथ न छोड़ने के वचन का प्रतीक है 7 फेरे 7 वचन। अपना निजी घर बनाना और माता पिता की निर्भरता का त्याग है कन्यादान। बिना पिता के सहारे जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रतीक है भारत के रस्म रिवाज जो चिरकाल से चले आ रहे हैं। रोजी सभी रस्मों को चाव से देखती थी। इसका मतलब सब रिवाजों के पीछे कुछ कथा रहती है। कहते हुए वो उठ खड़ी हुई, चलती हूँ, अब आपसे बात करना सुखद लगता है। अमृता की घर से विदाई उत्सव समापन का अंतिम चरण था। सबसे अधिक भावनात्मकता का वो दृश्य उदासीन सा दिखा। रोजी उत्सुकता से सबको रोता हुआ देख कुछ घबरा रही थी। उस दृश्य में मजा नहीं था। एक तो अपने 23 वर्ष की आयु तक उसने ये दृश्य नहीं देखा था। खुशी के समय उदासीन माहौल की वो कल्पना भी नहीं कर सकी थी। अमृता की माँ ने बैठी इला को आवाज़ दी, बिटिया मेरी जरा मदद करो, कमरे से सूप और बाहर से दूरवा ला दे। रोजी को साथ लेकर इला बाहर से दूरवा तोड़ लाई। रोजी की उत्सुक निगाह चकित हो सब देख रही थी। सूप में रखे सामान 5 गांठ हल्दी, चावल, दूरवा अर्थात दूब, सुपारी, चांदी के सिक्के, बताशे, सिंदूर की डिबिया को रोजी चुपचाप देख रही थी। उसे ये सारी परंपराएं सुखद लग रही थीं। वहाँ से उठकर वो फिर अमृता के पीछे जा पहुंची। अब अमृता की माँ ने सूप हाथ में थामा तो इला ने रोजी को सामने लाकर सब दिखाया। ठीक से देख लो रोजी, ये मौका मुश्किल से मिला है। रोजी को समझ नहीं पाई। वो कुछ पूछती उसके पहले इला बोल पड़ी, चलो रोजी, ये आखिरी रस्म है जिसे हमारे यहाँ खोइचा कहा जाता है। कौतूहल भरी नज़र से वो सब देख रही थी। खोइचा एक आशीर्वाद की विधा है। हमें दादाजी से विस्तार से पूछना होगा, क्योंकि इस प्राचीन भारतीय परंपरा को मैंने देखा बहुत है, किंतु सही अर्थ मैं भी नहीं जानती। रोजी बोली, तो चलो देखते हैं, फिर अमृता के दादाजी से इसके विषय में पूछेंगे। इला हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो हम भारत में एक और दिन हैं, मैं तुम्हें उस जगह पर भी ले चलूँगी जहाँ मेरे बचपन के नादान पल दबे हैं। दोनों के उमंग भरे कदम उस ओर बढ़ चले जहाँ अमृता खड़ी थी। रोजी ने देखा, घर से निकलने से पूर्व अमृता की माँ उसके आंचल में डालने के लिए चावल, हल्दी की 5 गांठें, दूरवा, बताशे, कुछ सिक्के सूप में रख कर लाई थीं। सिंदूर की डिबिया से पहले उन्होंने अमृता की मांग भरी, तदनंतर उसके आंचल में सूप का सामान एक एक कर डालती गई थी। खोइचा कहलाता था ये विधान। रोजी को इला ने दिखाया और वो सब देखती जैसे हर परंपरागत आचार व्यवहार रीति रिवाज का ज्ञान पा लेना आवश्यक हो। ये रिवाज और उसकी मान्यता वर्षों पुरानी थी, किंतु उसके लिए तो ये अजूबा ही था। हर नई चीज़ की जानकारी लेने की उसमें उत्सुकता बनी थी। द्वार पर सब लोग तब तक खड़े रहे जब तक कार की नेम प्लेट ओझल नहीं हुई। घर में आकर ऐसा सन्नाटा सा लगा जिसे सबने महसूस किया। घर में चहल पहल होती है, सारे रिवाज चलते रहते हैं ना कई दिनों तक, इसीलिए सूनापन लग रहा है, इला ने कहा।
रोजी का अमृता से परिचय इतने कम दिनों का था, फिर भी मन में उदासी थी। शोर शराबा, गाना बजाना, रस्मों का सिलसिला रोजी को अमेरिका की संस्कृति से बिल्कुल अलग किंतु सुरुचिपूर्ण लगी, जिसमें सकारात्मकता झलकती थी। थकान के कारण उन्हें बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई और वे देर तक सोती रहीं। अमृता की माँ ने आवाज़ लगाई तो वे हड़बड़ा कर उठ बैठी। नीचे जाकर एक कप कॉफ़ी पीकर उनमें स्फूर्ति आई। बाहर के कमरे में दादाजी दिखे तो रोजी उनके पास बैठ गई। बैठो, अब तो 2 दिन में तुम लोग भी चली जाओगी। तुम संयोग से यहाँ आई हो। रोजी, कैसा लगा यहाँ? दादाजी ने बात की शुरुआत की। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। दादाजी से रोजी रस्म रिवाज के बारे में छोटी छोटी बातें भी पूछ रही थी। अंतिम रस्म को जानने का कौतूहल वो रोक न सकी। दादाजी, वो जो सूप वाली रस्म थी ना, उसके बारे में बताएं। एक विदेशी युवती को भारतीय रिवाजों में रुचि, किंचित वे प्रसन्न होकर बोले। परिणय उत्सव के इस रिवाज को खोइंचा कहते हैं, जो आशीष देने की एक विधि है। जिस घर में कन्या पलती है उस घर से जाते समय कुछ अच्छी सीख, संस्कार साथ ले जाती है। सूप में रखी हर चीज़ कुछ कहती है, यानी संदेश देती है। अच्छा, कह रोजी उठकर और पास आ बैठी। जिज्ञासु स्वभाव की वो बचपन से ही थी। दादाजी को भी अपनी जानकारी को कथा रूप में सुनाने का अवसर मिला। खोइंचा में पुत्री का घर अन्न धन से सदा पूर्ण रहे, यह आशय छिपा होता है। माँ के घर से धन संपत्ति अन्न से पोषित होकर अन्य घर की गरिमा और अन्नपूर्णा बनी रहने की अनेक शुभकामनाएं। माँ के घर से लेकर एक प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक रूप में आंचल में समेटकर अमृता पति के घर चली गई थी। चावल अनाज का, हल्दी शुभता का, सिक्का धन का, दूरवा खुशहाली का तथा मीठा रिश्तों में मिठास का, सुपारी कड़े अनुशासन का प्रतीक बन आंचल में बंधा रहता था, जो घर पहुंचने के बाद ही खोला जाता था। ऐसी गूढ़ भावना छिपी रहती खोइंचा की इस परंपरा में। भारत के पूर्वी क्षेत्र बिहार तथा उत्तर प्रदेश में खोइंचे की परंपरा को विशेष मान्यता दी गई, लेकिन लगभग सभी स्थान पर किसी न किसी स्वरूप में ये रिवाज देखा जा सकता है। इस प्राचीन परंपरा का निर्वाह करना उस समय सरल था, क्योंकि एक ही स्थान पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निवास करते थे, सामाजिक, धार्मिक अथवा लोक कार्य नियम के अनुकूल कर लेते थे। संयुक्त परिवार था, अतः नई पीढ़ी को वरिष्ठों का अनुभव भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए उनकी जानकारी के आधार पर सारे रीति रिवाजों का विधिवत पालन करने में सुविधा होती थी। जब रोजी रोटी की आवश्यकता बढ़ने लगी, तब संयुक्त परिवार टूटने लगे। स्थायी निवास छोड़ पढ़ी लिखी पीढ़ी दूसरे शहरों और विदेशों तक जाने लगी। इस कारण समाज में हर तरह से पारंपरिक नियमों में सामयिक बदलाव आए। जितना जिससे हो पाया पुरानी परंपरा को बचा सके, पर शिक्षा के युग में बौद्धिक विकास ने पुरातन रीति रिवाजों को शनय शनय पीछे धक्का देना शुरू किया। मानसिक विकास ने तर्कों का सहारा लेकर अपनी सुविधा पहले देखी, परंपरागत रीति रिवाज बाद में। जैसे जैसे स्थायी निवास छूटने लगे, परिवार के सदस्यों का उसी रफ्तार से अन्य क्षेत्रों में फैलाव होता गया। जिसको जितना याद रहा और रिवाजों के निमित्त जरूरी सामग्री उपलब्ध हुई, उसी के मुताबिक बदलाव भी आने लगे। तौर तरीकों में भी अंतर आने लगे। खोइंचा की परंपरा में भी बदलाव आया। हल्दी की गांठ की जगह पिसी हल्दी, सिक्कों की जगह कागज के नोट, दूरवा नदारद, किंतु तब भी वो समाप्त नहीं हुआ। कुछ लोगों ने वैज्ञानिक प्रगति का सहारा लेकर इस पुराने रिवाज का त्याग कर दिया, तो कुछ ने पढ़ लिख कर भी अपनी संस्कृति परंपरा को धरोहर समझकर उन्हें बचा कर रखा। रोजी को दादाजी की बातें रोचक कहानी जैसी लग रही थी। उसने भोलेपन से पूछा, अच्छा दादाजी, अब तो नौकरी पेशे का समय है, तरक्की करना चुनौती है, तब रस्मों का पालन कैसे हो पाएगा? दादाजी जोरों से हंसे। बिल्कुल सही कहा बेटा, तो बताता हूँ। वो भी जिस स्थान पर जो मिलता है उसी से रस्म निभाना ही अक्लमंदी है। ये रिवाज तो वास्तव में आशीर्वाद का तरीका है, जो दिल से निकलता है। आंचल में डालने वाली सामग्रियों में शुरुआती दिनों और आज में भी कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही हुआ होगा, जो ज्ञात नहीं है। बदलाव आया तभी तो ये केवल विवाह की रस्म तक सीमित नहीं रही।
गृह लक्ष्मी का आंचल भरा पूरा रहे, इसलिए केवल माँ के घर से खोइचा के आशीष का प्रचलन नहीं रहा, बल्कि बहू को ससुर घर से सास का आशीष भरा खोइचा भी रिवाज बनकर प्रचलित हुआ। तब से माँ के घर जाते समय सास भी बहू का आंचल शुभ सामग्रियों से भरने लगी। इस तरह खोइचे की प्रथा बरकरार रही। भारत के उत्तर प्रदेश के प्रायः पश्चिमी हिस्से में खोइचे का एक नया रूप दिखा। विवाह से पूर्व जैसे लड़के को रोकने के लिए वर रक्षा का रस्म किया जाता है, वैसे ही कन्या को बहू बनाना लड़के पक्ष को स्वीकार है। उसे गोद भराई की रस्म पूरा कर पुष्ट किया जाता था। अपनी होने वाली बहू के आंचल को फल, मिठाई, नारियल, वस्त्र, मेवा और नोटों की गड्डी से भरकर अनेक आशीर्वाद के साथ बहू का स्वागत कर स्वीकार करने की विधि आज भी प्रचलित है। ये प्रथा बदलते हुए समय में नवरात्रि में भी देखा जाता है। कन्या पूजन तथा माता की पूजा के समय खोइचा देने का प्रचलन हो गया है। आस्था जब भी एक हद तक बढ़ जाती है, तब वही समाज का रिवाज बन जाता है। माता की गोद भरकर लोगों में संतुष्टि व्याप्त होने लगी, रुकावटें टलने लगीं, तब वो धार्मिकता में जुड़कर नवीन रिवाज बनकर प्रचलित हो गया। नवरात्रि के समय इस तरह माता को खोइचा देने की प्रथा प्रचलित है। रोजी ने धैर्य से दादाजी की बातें सुनी। दादाजी को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए धन्यवाद दिया और बोली, सच में सारे शुभ और अनिवार्य संस्कार ही आधार हैं सफल दाम्पत्य और खुशहाल परिवार के लिए। रोजी ने भावुक होकर कहा, ये रिवाज मुझे विशेष प्रिय लगा। सभी कार्यक्रम का अंत शुभकामनाओं पर समाप्त करना अत्यंत शुद्ध भावना का परिचायक है। दादाजी, मेरी माँ की जन्मभूमि इतनी गर्मामयी होगी, इसका अनुमान भी नहीं था। उसी समय इला उसे पुकारती हुई आ थमी। अरे रोजी, मैं तुम्हें खोज रही थी, तुम यहाँ पर हो? क्या बातें हो रही थी तुम लोगों के बीच, मैं भी तो सुनूं। आपने मेरी सहेली को जो रुचिकर बातें बताई उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, नहीं तो ये मुझे ही परेशान करती। रोजी हंस पड़ी। तंग तो जरूर करती, लेकिन अब नहीं करूँगी। भविष्य में भी भारत की ये परंपरा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुरक्षित रहे, लुप्त ना हो, इसकी दिली कामना है। दूर खड़ी सबकी सब बातें सुन रही अमृता की माँ से रहा न गया, तो काम में व्यस्तता के बीच भी बोल पड़ी। भारत की ये परंपरा भारतीयों का गौरव है, जो सदा सम्माननीय है। जी बिल्कुल है। आप सबका खूब सारा प्यार मेरे लिए उपहार है। इतनी अच्छी बातें देखी, सुनी और आपने बताई। हम वहाँ जाकर भी आप सबको बहुत याद करेंगे। आपका स्नेह, ज्ञान सब हम सुरक्षित रखकर औरों को भी अवगत कराएंगे। अमृता की माँ ने पूछा, रोजी, तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हुई होगी उसके लिए दुख है। तकलीफ नहीं, आनंद आया आंटी जी। यहाँ से आपका आशीर्वाद, रिवाजों के सार तत्व लेकर जा रही हूँ, जो मेरे मन में आजीवन सुरक्षित रहेगा। अभिनंदन है इस भारत देश की प्रथा को, जो युगांतर से चली आ रही है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को इस पारंपरिक प्रथा द्वारा सहयोग और प्रेम प्रदान करती है, प्रदर्शित भी करती है, कर्तव्यों को याद दिलाती है समय समय पर। रोजी को इतना खुश देख इला बोल पड़ी, हर देश विशेष होता है, तू भी अपनी माँ की तरह यहाँ की परंपरा को आत्मसात करे जा रही है। अपनी संस्कृति की परछाई तुम्हारे रूप में देखकर तुम्हारी माँ को बहुत संतुष्टि मिलेगी। रोजी ने सुकून से भरकर कहा, चलो इला, थोड़ी देर सो लें, कल सवेरे एयरपोर्ट के लिए भी तो निकलना है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी खोइचा। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।